हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कन्हैया जी पांडे आपका केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के विषय रसायन के पाठ 4 कार्बन तथा इसके यौगिक पुस्तक भारती भवन में दिए गए लघुतरीय प्रश्न के भाग 3 में प्रश्न संख्या 15 से 28 तक के प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं तथा विभिन्न प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण के द्वारा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज का 15 नंबर यानी पहला सवाल है, निम्नलिखित को कैसे बनाया जाता है? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल बनाने की जो व्यापारिक विधि है स्टूडेंट, उसमें चीनी या स्टार्च का ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है, फ्रेगमेंटेशन कराया जाता है, तो हमें एल्कोहल की प्राप्ति होती है। एथेनॉल नामक एल्कोहल की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में चीनी जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो एंजाइम है, एंजाइम इन्वर्टेज, ये इसका ईस्ट के द्वारा किण्वन कराया जाता है। ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 और फ्रैक्टोज में। इसके बाद अभिक्रिया के द्वितीय चरण में ग्लूकोज का फिर एंजाइम जाइमेज के द्वारा ईस्ट के द्वारा किण्वन कराया जाता है। इसके बाद जो है एथेनॉल की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि एवं गुणन करता है, और इस प्रकार व्यापारिक विधि से हम लोग एथेनॉल बनाते हैं। हमारा 15 का दूसरा नंबर सवाल है, एथेनोइक अम्ल को कैसे बनाया जाता है? तो स्टूडेंट, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड का एथेनोइक अम्ल बनता है। इसमें एथेनॉल C2H5OH उत्प्रेरक जो है KMnO4, उत्प्रेरक क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट MnO4, और हाइड्रोजन आयन के हटने से जो है एल्डिहाइड यानी मेथेनॉल का निर्माण होता है। फिर उत्प्रेरक KMnO4 के द्वारा जो है यह एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य ज़्यादा मात्रा में जब शराब पीने लगता है, एल्कोहल पीने लगता है, एथेनॉल पीने लगता है, तो लगातार शराब पीने से मनुष्य में आलस्य, मानसिक व्याकुलता एवं मूर्छा आती है। इसके लगातार सेवन से मनुष्य में कैंसर होने की संभावना होती है और उसकी सोचने और समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। उसकी स्थिति जो है धीरे धीरे सोचने समझने की स्थिति जो है क्षीण होने लगती है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 17 है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 17, सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। तो एसिटिक अम्ल के तनुरूप, जिसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा 6 से 8% होती है, उसको सिरका कहा जाता है। स्टूडेंट, सिरका का उपयोग परिरक्षक के रूप में अचार बनाने में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 18 है, वनस्पति तेल और वसा क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वनस्पति तेल एवं उच्च वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। एस्टर होते हैं होते हैं होते
अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। साबुनीकरण क्या होता है? तो जब वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार लवणों यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन कराया जाता है तब साबुन बनता है। साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, साबुन क्या है? तो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, साबुन कैसे बनते हैं? तो स्टूडेंट जब वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है तब उससे जो हमें सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, उसको साबुन कहते हैं। इस प्रकार साबुन का निर्माण किया जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, तो देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या 22, एक एस्टर का नाम बताएं। इसी में दूसरा प्रश्न है, एस्टर का गंध कैसा होता है? तो एक एस्टर का नाम हम लिख सकते हैं एथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट। एस्टर की गंध जो है फल जैसी मीठी होती है। एस्टर की महक बहुत ही मीठी होती है। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, एरोमेटिक यौगिकों की जांच कैसे की जाती है? तो जब एरोमेटिक यौगिकों की जांच करना होता है स्टूडेंट, तो हम एरोमेटिक यौगिक लेते हैं, जैसे नेप्थलीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक को ले करके उसका चूर्ण बनाते हैं और उसको तांबे के पत्थर पर रखकर गर्म करते हैं बर्नर पर। वो भी प्रकाशहीन लौ में गर्म करते हैं, तब बर्नर पर कालिख युक्त पीले लौ के साथ जो पदार्थ जलता है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार हम लोग एरोमेटिक यौगिकों की जांच कर सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 24 है, मिसेल्स क्या होते हैं? तो स्ट्रिएट आयन के हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो होता है अध्रुवीय होता है, जिसे हम लोग पुछल्ला या पूंछ कहते हैं। यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है, जबकि इसका जो सिर होता है, शीर्ष वाला भाग, वह ध्रुवीय हो जाता है, जो जल के साथ संयोग करके कोलाइडी कण का निर्माण करता है। इस कोलाइडी कण को मिसेल्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, सममूलक श्रेणी क्या होती है? तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 25, सममूलक श्रेणी क्या होती है? स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, सममूलक श्रेणी क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी को ही सममूलक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन ठीक ढंग से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है तथा इसके प्रत्येक सदस्य को समजात कहा जाता है। इस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों के बीच का अंतर जो है -CH2 का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं मीथेन, एथेन, तो CH4 होता है मीथेन का और C2H6 होता है एथेन का, प्रोपेन का C3H8। तो इन सब के बीच जो है एल्केन का ये समजातीय श्रेणी है, इनके बीच का जो अंतर है वह -CH2 का होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो पृथ्वी के नीचे मृत पौधे तथा जंतुओं के अवशेष लाखों वर्षों तक मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दब जाते हैं, जिसके कारण उन पर दबाव बढ़ जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का ताप जो है बढ़ जाता है, जो लाखों वर्ष के उपरांत जो है जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं।
अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 27 का क देखते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्राय विद्युत के हीन यानी कुचालक होते हैं, क्यों? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के साथ होता है। दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। चूंकि ये यौगिक उदासीन अणुओं के द्वारा बने होते हैं, ये आयन से बने नहीं होते हैं, इसलिए सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत के हीन यानी कुचालक होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 27 के ख को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 27 का ख है। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 27 का ख प्रश्न जो है निम्नलिखित यौगिक का नाम बतलाना है। यहाँ हमको यौगिक दिया गया है CH3CO CH3। चूँकि इसमें CHO यानी ये जो है एल्डिहाइड है, तो इसका नाम जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 है, तो प्रोपेन से प्रोपेनोन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ये IUPAC नाम है इसका, सॉरी प्रोपेनोन। अब हमारा प्रश्न संख्या 27 का ग है। उस गैस का नाम लिखिए जो सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होता है। आप इस गैस की उपस्थिति कैसे सिद्ध करेंगे? तो स्टूडेंट, जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 पर एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH एथेनोइक अम्ल को डाला जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में इस गैस की जांच के लिए हम चूने के जल का प्रयोग करते हैं। जब चूने के जल से होकर इस गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो चूने का जल का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। ऐसा CaCO3 बनने के कारण
होता है। अब हम लोग स्टूडेंट इस पाठ के अंतिम प्रश्न प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाएं। तो जब सूर्य के विसरित प्रकाश में मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तब मीथेन से चारों हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन H परमाणु H4 हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन के साथ क्लोरीन की जो अभिक्रिया होती है उसको स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे। मीथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहली चरण में CH4 की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है जिसमें सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है और ये कन्वर्ट कर जाता है CH3Cl प्लस HCl। देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन के साथ मीथेन से हट गया और इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। और इसका नाम है स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है मीथेन और ये है क्लोरीन गैस। अब दूसरा चरण जब देखते हैं तो इसमें क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से फिर इसी प्रकार कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इट इज चेंज इनटू डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अब देखिए क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई और एक परमाणु पहले हाइड्रोजन का हटा था, फिर एक परमाणु हट जाता है प्लस HCl। तो इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर डाइक्लोरोमीथेन की अभिक्रिया जो है तीसरे चरण में होगी क्लोरीन गैस के साथ। तो
जो नया कंपाउंड बनेगा उसको क्लोरोफॉर्म कहेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटर में भी पूछे जाते हैं और मैट्रिक में भी पूछे जाते हैं। तो नया कंपाउंड होगा CHCl3। देखिए एक और हाइड्रोजन परमाणु हट गया, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है निस्तेजक के रूप में किया जाता है, बेहोश करने के रूप में। क्लोरोफॉर्म प्लस HCl, एक और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ हो गया, बाहर प्रतिस्थापित हो गया। अब चौथे चरण की अभिक्रिया देखते हैं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अब होगी क्लोरीन गैस के साथ। तो इस बार फिर जो बचा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है वह बाहर निकल जाएगा। ये सूर्य है, सूर्य के विसरित प्रकाश में, और बनेगा CCl4। देखिए चारों हाइड्रोजन परमाणु समाप्त और इसके जगह पर 4 क्लोरीन परमाणु आ जाते हैं। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसके अलावे जो एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें बचा हुआ था वह क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष वर्ग दशम के रसायन विज्ञान के बिहार बोर्ड के वर्ग दशम के रसायन विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 28 तक, और लघुत्तरीय प्रश्न भारतीय भवन के थे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।